कैन सी हिंदी पैराग्राफ SP03 एक बहुत सुंदर बात कहता है। हिंदी पैराग्राफ आई एम टॉकिंग, उसके नीचे देखिए, टिल यू डिफेंड अदर्स विल ऑफेंड एंड द मोमेंट यू ऑफेंड others will defend. Normally in every Sunday classes, whatever the last paragraphs they are distributed, at the bottom of that, whatever these small quotations are there, I just describe and I try to explain them. There is a beautiful theme behind that. There is something very important, the message behind that. यहाँ पर ये पैराकोट बहुत सुंदर बात कह रहा है, इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। टिल यू डिफेंड, जब तक आप रक्षात्मक रहते हैं। ये साइकोलॉजिकल बेस्ड कुछ अच्छे कोटेशन हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारना है हमें। इफ यू वांट टू सर्वाइव एंड इफ यू वांट टू लिव सक्सेसफुल लाइफ, कूल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, कितनी सुंदर बात है। टिल यू डिफेंड, जब तक आप रक्षात्मक रहते हैं, याद रखो दूसरा आक्रामक रहेगा ही रहेगा। एंड द मोमेंट यू ऑफेंड, और जिस मोमेंट आप आक्रामक होते हो, दूसरे के पास कोई चारा नहीं है, वो रक्षात्मक हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा और कितना भी ताकतवर हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना। ये हमारे अपने लाइफ को बेहतर जीने के लिए बड़ा आवश्यक है। कल आपको जिंदगी में इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। आज सब कुछ कूल है, कंफर्टेबल है, और आज आप जब स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, तो एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बहुत तनातनी, इसको आप रियलिटी ऑफ लाइफ मत मानो। ऑल्दो कॉलेज लाइफ इज अ मिरर ऑफ एक्चुअल क्रूअल लाइफ विच यू हैव टू फेस आफ्टरवर्ड्स। दुनिया की जो बड़ी क्रूअल तस्वीर है, उसके थोड़ा सा आईना तुम्हें कॉलेज में जरूर देखने को मिलता है, बट वास्तविक बाहर की जिंदगी बहुत कठिन है। विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्या के क्षेत्र में अध्ययन करने वाला अभ्यर्थी। और विद्या कोई व्यक्ति क्यों लेता है? क्योंकि हमें कल जिंदगी के रण में उतरना है और हम दूसरों की चालबाजियों को नाकाम करते हुए आगे बढ़ सके, सक्सेसफुल रह सके। तो आप विजेता। और जिंदगी एक जंग है, आप ना चाहो तो जंग है। आप सोचो मैं नहीं लड़ूंगा तो भी लड़ना पड़ेगा। प्रश्न यहां अपने वालों से लड़ने की नहीं है, प्रश्न तो यहां दुनिया से। कल तुम जॉब करोगे नौकरी में, तो तुम्हारे साथ के जो कलीग हैं, एक अप्रत्याशित जंग चालू हो जाएगी। वो जेलस करने लगेंगे तुमसे, तुम्हारे खिलाफ साजिशें होने लगेंगी, बॉस को भड़काने लगेंगे, तुम्हें नौकरी से निकालने की कवायद शुरू हो जाएगी। तुम बोलोगे मैं तो लल्लो चप्पो नहीं करता, बॉस चापलूसों से घिरा है, और वही चापलूस तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। तुम चापलूसी ना भी करो या तुम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शायद तुम अपने आप सीख जाओगे कि मुझे चुप रहूंगा तो हर जगह नौकरी से निकाला जाएगा। चलो नौकरी नहीं करूंगा, फैक्ट्री डालूंगा, तुम्हारी फैक्ट्री को चलने नहीं दिया जाएगा। चलो तुम धंधा करोगे, ट्रेडिंग करोगे, ऐसी परिस्थितियां ला दी जाएंगी कि लोग तुमसे माल न खरीदें। साम दाम दंड और भेद हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति में पहले से सिखाया गया है, और इन चारों चीजों को सीखने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है यदि आप रेस्पेक्टफुल जीवन जीना चाहते हैं। साम दाम दंड भेद तुम्हें सब आना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। साइकोलॉजिकली ये कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति दबता रहे तो वो दबता ही रहेगा, और दूसरा चढ़ता ही रहेगा। और आप देख लो, जब पहली बार वो चढ़ना शुरू होता है तो दूसरा भले कितना भी दबंग हो, वो उसे बैकफुट पे जाना ही पड़ता है। एक बड़ी प्यारी छोटी सी स्टोरी है जहां से मैंने ये कोट निकाला। ये किसी जगह लिखा हुआ नहीं है, ये कोई गीता का प्रवचन नहीं है, बड़े प्रैक्टिकल लाइफ के इंसिडेंसेस से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये साइकोलॉजिकल रूल्स ऑफ लॉ ऑफ लाइफ है जो आपने सीखना है। चूंकि आप इंग्लिश के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी आए हैं, इसलिए ये छोटे छोटे पीडी टिप्स हैं जिन्हें मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना चाहें तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। सुनना चाहोगे आप? हमारे देश के एक बहुत बड़ा वीर योद्धा था, उसका नाम तुमने सुना होगा, महाराणा प्रताप।
और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के आसपास उनका वर्चस्व था और आज भी है। और चित्तौड़गढ़ का बहुत प्रसिद्ध किला है, जो तुम में से शायद कुछ लोगों ने देखा भी है, या अभी नहीं देखा तो जब राजस्थान घूमने जाओगे तो चित्तौड़गढ़ का बड़ा विशाल का एक किला देखोगे, जहाँ बहुत बड़ा सा उनका राज दरबार भी है, जहाँ उनका एक सिंहासन भी है, और जहाँ से वो हार गए, फिर बंजारे बन गए, फिर घास की रोटी खाई, फिर भी वो पलटे, फिर मुगलों से लड़े, राज्य हासिल किया और किला बनाया और जीता। जब मुगलों पर अटैक के बाद इन्होंने दोबारा सत्ता और शासन हासिल कर लिया, तो महाराणा प्रताप एक बहुत बड़ा अवैध दुर्ग किला बनाना चाहते थे कि जहां पर कोई भी अटैक न कर सके। किले के लिए जमीन ढूंढी जा रही थी। इनके सिपाही सालार, मंत्री, सेनापति सब साथ थे। कुछ जगह उन्होंने चिन्हित की। उन्होंने कहा महाराज को ले जाके हम दिखाएंगे। अलग अलग जंगल और अलग अलग पहाड़ों पर ले जाके उन्हें दिखाया जा रहा था कि महाराज एक ये जगह जहां हम किला बना सकते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। महाराज ने वो जगह फाइनल की जहां आज किला बना हुआ है। बट वो जगह फाइनल क्यों की, ये सच्चा किस्सा बड़े ध्यान से सुनना। हुआ कुछ यूं कि जब महाराणा प्रताप जा रहे थे और उस जगह को देखने जा रहे थे, तभी अचानक उन्होंने सभी को रोक दिया, सब चुप हो गए। अचानक एक बाघ उधर से आ रहा था और एक खरगोश आगे भाग रहा था। अब कल्पना करो कहां बाघ और कहां खरगोश। खरगोश को बाघ मार भी दे तो वो तो उसकी एक दाढ़ के नाश्ते के बराबर है, वो एक पंजे के एक नाखून के बराबर भी नहीं है। कितना मुलायम, कितना छोटा, कितना सॉफ्ट। वो खरगोश आगे आगे और बाघ पीछे पीछे, और बस समझो कि वो उसकी गिरफ्त में आने वाला था। मगर डिच देते हुए खरगोश इधर से उधर भाग रहा। महाराणा प्रताप ये दृश्य देख कर रुक गए। कुछ एक लोगों ने बंदूक और तीर कमान भी निकाल ली कि खरगोश को बचाने के लिए बाघ को घायल करें या डरा दें या भगा दें या धमका दें। महाराणा प्रताप ने रोक दिया, रुको रुको। सामान्यतः ऐसा आचरण महाराणा का था नहीं। फिर वही बात की, वो बड़े इमोशनल भी थे, तो लोगों ने सोचा महाराणा को क्या हो गया आज। बट राणा साहब ने सबको रोक दिया, सब रुक गए, वो देखने लगे। क्योंकि राणा साहब ने एक खास चीज देख ली थी कि ठीक आगे जाकर के ऐसी गहरी खाई थी, जिधर खरगोश भाग रहा था उसके बाद पत्थर के बाद एक लंबी खाई थी। और अब खरगोश जब आगे जाएगा और बाघ पीछे है, तो वो खरगोश तो भागता चला जा रहा, भागता चला जा रहा। और जैसे ही खरगोश उस जगह पे पहुंचने वाला था, उसके पहले ही राणा ने रुका था कि रुको रुको, देखें हम खरगोश क्या करेगा। वो मरने वाला होगा तब बचा लेंगे, उन्होंने मन में ये सोचा होगा। बट जैसे ही वो सर्टेन दूरी को पूरी करते हुए आया, वो खरगोश जैसे गया और उसने देखा तो बहुत गहरी खाई, बहुत गहरी खाई, बहुत गहरी खाई। इतनी बड़ी खाई कि जहां अभी आप सड़क से जाते हो तो ऊपर दुर्ग दिखता है, वो वही स्थान था। खरगोश आकर ठिठक गया, सहम गया। बाघ पीछे से चला आ रहा था, हप हप हप। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बड़ी जोरदार घटना हुई। कहां खरगोश? मैं बता चुका हूं कि खरगोश की औकात क्या है। एक दाढ़ बराबर नहीं और एक नाखून बराबर नहीं, एक दाढ़ के दांत बराबर नहीं। मगर उसी मोमेंट खरगोश के पास अब कोई चारा नहीं था, मरता क्या नहीं करता। खरगोश पलटा, बाघ की तरफ देखा और उसने दांत निकाले और ऐसे खा करके बाघ की तरफ उसने हमला करने जैसी कोशिश की। और बस वही मोमेंट था कि बाघ एक क्षण के लिए ठिठक गया, बाघ ठिठक गया। यानी जिसकी औकात भी नहीं वो भी दांत दिखा दे, तो जिसके आप दाढ़ के तिनके बराबर भी ना हो वो भी सहम तो जाता है। साइकोलॉजी ये कहती है कि आप जब तक ऑफेंड करोगे दूसरा डिफेंड करेगा, द मोमेंट आप डिफेंड करोगे तो वो ऑफेंड करेगा। ये दोनों चीज एक समय में नहीं हो सकती। हॉकी का खेल देख लो, एक टीम यदि रक्षात्मक खेलती है तो दूसरी आक्रामक होती है, तभी खेलती है। बट आप रक्षात्मक ही खेलते रह जाओगे तो दूसरी आक्रामक ही रहेगी। आप जिस मोमेंट आक्रामक होगे उसको रक्षात्मक होना ही पड़ेगा। और इसलिए वो स्पॉट था जहां फिर उसके बाद उन्होंने खरगोश को बचा लिया और गोली चलाई तो बाघ भाग गया। उस खरगोश को उन्होंने बचा के अपने साथ रख लिया, उसे पाला और उन्होंने कहा यही वो स्थान है, ये वो स्थान है। इस स्थान का वास्तु इतना प्रभावी है, प्रतापी है कि इस स्थान पे आके इस खरगोश तक में इतनी ताकत आ गई कि उसने बाघ को दांत दिखा दिए।
इसी स्थान पर मेरा सिंहासन लगेगा और इसी के आसपास दुर्ग बनाओ। और वो दुर्ग ऐसा बनाया कि आज भी माना जाता है कि हिंदुस्तान का अभेद्य दुर्ग यदि कोई है जिसे कोई भेद न सका तो वो चित्तौड़गढ़ का ही है। महाराणा साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। बेहतरीन हमारे देश में ऐसे ऐसे ढेर वीर और विद्वान पड़े, उनकी कहानियों पे कभी आप गौर फरमाओ। क्या आपको मालूम है हमारा तकलीफ क्या है, हमारे देश का दुख या दर्द क्या है? दर्द ये है कि महाराणा प्रताप को, शिवाजी को, लक्ष्मीबाई को हमें पढ़ाया गया। ऐसा नहीं है हमने नहीं पढ़ा, बट कब पढ़ाया? जब हम इतने 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 छोटे थे और जब ये महाराणा प्रताप हमारे लिए 2 नंबर का काम करता था बस। लक्ष्मीबाई 2 नंबर, शिवाजी 4 नंबर, इनकी माँ कौन थी? 1 नंबर। भाई रट लिया, एग्जाम में लिखा है, हमने लाइफ में कुछ सीखा नहीं। और अब एक्चुअली हम बड़े हुए, मेरा मानना है कि हमारी शिक्षा पद्धति का कितना बड़ा फॉल्ट है कि ये जितनी भी इंस्पिरेशनल हमारे देश के वीर योद्धाओं की कहानी वो छोटे बच्चे के समय पढ़ाई जाती है प्राइमरी में, वहां से हटा दो, उसे कॉलेज में पढ़ाओ। क्योंकि अब उस कहानी से प्रेरणा तो बच्चा लेने के लायक आपको ना, कहानियों के अर्थ, मतलब, तात्पर्य और उनका जीवन में इम्प्लीमेंटेशन, उन्हें लागू कैसे करना लाइफ में, उन शिक्षाओं को वो अब समझने के योग्य बना। चाणक्य कब पढ़ा दिया, विक्रमादित्य कब पढ़ा दिया, जब हम समझते ही नहीं थे। चाणक्य वो चीज है जो बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे, आज तक रिसर्च हो रही है। चाणक्य के एक एक शब्द पर ग्रंथ लिखे गए, एक एक डायलॉग पर। विकास और विनाश गुरु की गोद में खेलते हैं, सिर्फ इतनी सी बात कही थी उसने मगध के राज्य में जब उसका अपमान करा था। और कितना लंबा टारगेट किया कि वो ढूंढता रहा कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए जिसको मैं कल राजा बनाऊंगा। वो गरीब किसान का छोटा सा वो लड़का, वो खेत में विक्रमादित्य था भी नहीं, और जब वो खेत में बच्चों के साथ खेल रहा था, उसमें थोड़े से लक्षण वीरता वो सब देख के, और फिर उसने उसको लेके और 10-20 साल में तैयार करके जो खड़ा किया, वो सम्राट विक्रमादित्य बन गया। विकास और विनाश, चंद्रगुप्त, वो जो उसकी तैयार की गई संरचना थी वो पूरी हिंदुस्तान में आज चक्रवर्ती सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य देवर STSCs। उस भारत में, उस ब्राह्मण ने यह नहीं देखा कि ब्राह्मणी बच्चा चाहिए मुझे, ठाकुर चाहिए, उसने देखा कि क्वालिटी चाहिए मुझे। और जो भी अच्छा बच्चा था, भले वो शूद्र था या दलित था या अछूत था, उसे निकाल के तैयार करके और इस हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। मेरा कहने का तात्पर्य बड़ा छोटा सा है। कल बॉस आंख दिखाए, दिखान दो, जितनी दिखाए दिखान दो, अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ। पहले तो बहुत सहन करना सीखो, पेशेंस सीखो, मगर एक लिमिट होना चाहिए। उसके बाद एक आध बार दांत दिखाने की कला आना चाहिए। तुमने हमेशा से दिखा बेटा, जो व्यक्ति काम ज्यादा करता है उस पर लोड ज्यादा डाला जाता है, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस, चाहे फैक्ट्री हो या कामकाज। और जो बदतमीज है, काम नहीं करता, तो उसे लोग बोलते ही नहीं है। और ऊपर से क्या बोलते हैं, अरे छोड़ो यार वो नंगा है। और एक कहावत है हमारे देश में, नंगे के 9 ग्रह बलवान, उसका कोई ग्रह वीक नहीं होता। वीक किसके होते? जो सभ्य लोग। भाई अभी शांति से रहो, अभी शनि बुरे चल रहे हैं, अभी राहु का प्रकोप है, 2 साल शांति रखो। नंगे के सारे ग्रह बलवान, वो हमेशा बलवान रहता है, किसी की नहीं सुनता। तो कुल मिला के इस कोटेशन से जो शिक्षा हमें मिली वो समझ गए आप? सर समझ गए। 2 तरह के लोग होते हैं, बारीक बुद्धि, मोटी बुद्धि। मोटी बुद्धि के लोगों को समझ में आ गया, सर आप हमें नंगा बनाना चाहें। अब मैं समझ गया, आंदो अब जो मौका आएगा, जो समय आएगा, मैं हमेशा, मैंने फिर वही बता दूं, मोटी बुद्धि वालों को समझा दूं, मैं हमेशा आपको नहीं कह रहा कि दांत दिखाते फिरो। पहला शर्त मैंने जोड़ी, पेशेंस को बढ़ाओ। अभी भी जितना पेशेंस हो उसे बढ़ाओ। यंगस्टर्स में पेशेंस कम होता है, बड़े जल्दी पिनक जाते, तुनक जाते ना। इन्हीं को कहते हैं नोजी टेम्पर, तुनक मिजाजी।
जिन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, नोजी टेम्पर। कई बार आप बोल भी सकते हो, इंटरव्यू में मत बोलना। कोई बोले आपका ड्रॉबैक, यार ड्रॉबैक तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मैं नोजी टेम्पर हूँ। नोजी टेम्पर हूँ मतलब मेरे को कोई गलत बात हो ना तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और आजकल सभी को आता है। तो वैसे आप सभी नोजी टेम्पर हैं। देखिए ना आपकी नाक कैसी लाल लाल है, आपको हो सकता है नहीं दिख रही हो, बट बेसिकली वाकई आप सब नोजी टेम्पर हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा बेटे, अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाओ, क्योंकि कई बार आपका पेशेंस लेवल जब बढ़ता है तो अपने आप आपको न्याय मिलने लगता है। दूसरे भी लोग होते हैं जो देखने लगते हैं। हो सकता है बॉस भी देखेगा कि कोई एम्प्लॉय आपके साथ गलत कर रहा है, बट जब एक हद से ज्यादा हो जाए, बोलना सीखो, बोले बिना कुछ नहीं होगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, एंड आई एम सॉरी टू से, बट आई एम सॉरी टू से वन थिंग, वी इंडियंस आर पेविड। मीनिंग ऑफ पेविड, कावर्ड। कावर्ड मीन कायर। हम पेविड हैं, यह आरोप तो हम पर अंग्रेजों तक ने लगाया। यह आरोप तो हम पर मुगलों ने, मुगल बादशाहों ने भी लगाया। यह आरोप तो हम पर आक्रांताओं ने भी लगाया, पोर्चुगीज पुर्तगाली ने भी लगाया, फ्रांसीसी ने भी लगाया कि इंडियन महा का कायर आदमी, जाओ और मजे से राज करो, और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, टैक्स वसूलो देने लगेगा, लगान वसूलो देने लगेगा, विरोध नहीं करता। इसीलिए हमारे देश पे सबसे ज्यादा आक्रमण हुए, और 1000 साल तक हमारा देश गुलाम रहा, और 1000 साल तक हमारे बाप दादाओं ने जो गुलामी सही है उसके जर्म्स, कीड़े हमारे तुम्हारे अंदर आज तक हैं। चेक करो, आज तक हैं। नहीं सर, क्या बात कर दिया आपने, अब वो बात नहीं रह गई। मेरे अंदर गुलामी के कीड़े नहीं है, जर्म्स नहीं है। कैसे नहीं है? आज आप बड़ी लंबी चौड़ी सी मर्सिडीज कार में भी चले जाते होते हो ना, तो एक छोटा सा पुलिस का एक हवलदार भी एक डंडा दिखा के आपकी कार को साइड में करता है, ए साइड अप। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ, बाद में बताएंगे, किनारे कर पहले। तो आप बिल्कुल ऐसे 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 हो जाते हो, मैं मर्डर करके नहीं आ रहा साहब, मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब, मेरे पे पूरे कागज है साहब, हाँ कागज लाके दिखाओ। तो आप ऐसे दिखाते बेचारे को, फिर वो ऐसे दिखेगा डंडे की दम पर। क्या आपको मालूम है, पूरी दुनिया की किसी भी पुलिस के हाथ में डंडा नहीं है। भेड़ बकरी जानवरों को टैकल करने के लिए डंडे दिए जाते हैं, इंसानों के लिए डंडे नहीं होना चाहिए। आप गलती है चालान करो, पैसे काटो, जेल में डाल दो, अदालत भेज दो, सजा हो जाएगी, फांसी कर दो। व्हाट इज डंडा? भारत पर राज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपनी पुलिस के हाथ में डंडा थमाया था, जो आज तक नहीं हटा पाया हमारी सरकार। 65 साल हो गए, इस पर कई बार बहस हुई, बुद्धिजीवियों ने बहस की, सुप्रीम कोर्ट तक के अंदर इसके ऊपर रिट पिटिशंस लगी हैं, जनहित याचिकाएं लगी है, PIL लगी है, बट सरकार ने हमेशा यही वहां पर तर्क दिया कि हमारे यहाँ की आम जनता साहब अभी भी समझती नहीं है, और उसे कंट्रोल करने के लिए डंडे की आवश्यकता पड़ती है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना, भीड़ बेकाबू हो रही है, डंडा मारो, इसलिए मजबूरी हो जाती है। पर हमारे देश की इस पुलिस के पास डंडा है जो कहीं किसी के पास नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया कि एक छोटा सा पुलिस का हवलदार, जिसकी बेचारी की सैलरी तुम्हारी उस मर्सिडीज कार की एक पहिए की कीमत के बराबर ना होगी, वो तुमको ऐसे करता है कोने में और आप ऐसे डर जाते। एक पुलिस का वर्दी पहन के छोटा सा आदमी चौराहे पे खड़ा रहेगा, सारा चौराहा 0 टॉलरेंस जोन बन जाता है कि नहीं? और एक पुलिस का सिपाही यदि चौराहे पे नहीं है तो सारा आदमी चोर बन जाता है। देखेगा चारों तरफ, पहले है तो नहीं कोई, निकाल लो रॉन्ग साइड। नगर सेवा, टेम्पो, बसेस में आपका पाला पड़ा होगा। आप सिटी बसेस छोड़ दो, चूंकि सरकार का दबाव। बड़ी जो प्राइवेट टेम्पो नगर सेवा चलते हैं, कभी उसमें बैठे आप? बड़े पढ़े लिखे हैं आप, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, BE भी कर रहे हैं, MBA भी कर रहे हैं, MEd कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, MSW कर रहे हैं, और आप जिस नगर सेवा या टेम्पो में बैठते हैं उसमें एक क्लीनर होता है, हेल्पर, जो ड्राइवर की हेल्प करता है।
कितना छोटा आदमी होता है, वो बिना पढ़ा लिखा होता है, वो सिर्फ गाली में ही बात करता है, उसे ढंग से बात करना नहीं आती। और आप जब जाके गाड़ी में बैठ जाते हो और दूसरी सवारी आती है तो वो क्या बोलता है, ए बहन जी थोड़ा खसक के बैठो, उधर 6-6 सवारी बैठती है फैल के बैठे हुए, आओ मैडम बैठो, आप तो आ जाओ भाई साहब बैठो, ए मैडम खसको। और खसकने की गुंजाइश नहीं है, अब बिल्कुल सीट में जगह नहीं है, फिर भी तुम कायर, पेविड, डरपोक, दब्बू और न जाने क्या क्या डैश 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 आगे जोड़ लेना साहित्यिक वर्ड, तुम क्या करते हो, उस क्लीनर का दिल रखने के लिए थोड़े से हिल जाते हो कि बस थोड़े से खसक गए और कितना खसक। बट उसे आप इस तरह से नहीं बोलते कि ए तमीज में बात कर, बात किस तरह से कर रहा है। वो स्कूल नहीं गया, वो कॉलेज नहीं गया, वो आप जैसे पढ़े लिखों को यूं चला रहा है, खसको, आप खसक जाते। ये कायरता नहीं है तो क्या है। यानी आज भी हमारे बाप दादू के गुलामी के जम्स हमारे अंदर धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। जनरल डायर ने जब हजारों लोगों को मार दिया था जलियांवाला बाग के कांड के समय, उसके बाद पूरे जिले में उसने कर्फ्यू लगा दिया था, कोई अपने घर से नहीं निकलेगा। और हमारे तुम्हारे दादा दादी कितने डरपोक और दब्बू थे, और डैश 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 उसने आदेश दिया था कि जिसको भी घर से निकलना है चौपाए बन के निकलेगा, जानवर के समान, कुत्तों के समान। दुकान तक ब्रेड लेने जाना है, दूध लेने जाना है तो 4 हाथ पैर से चल के जाओ। घुटने और हाथों से चल चल के तुम्हारे दादा ने हमें पाला, इसलिए कि क्या करो, पोता मर जाएगा। अरे मर जाने देते तुमको, क्या करो, मेरा बेटा मर जाएगा, मर जाने देते तुम्हारे बाप मां को, तो भी इस देश का कुछ बिगड़ता नहीं। जनसंख्या बहुत थी मगर सबको अपनी पड़ी थी। जनरल डायर ने लिटरली हमें कुत्ता बना दिया था। 4 दिन तक कर्फ्यू लगा के आदेश क्या दिया था, घर से कोई नहीं निकलेगा। जिसको भी आवश्यक सेवाओं के लिए निकलना है या दुकान भी खोलने जाना है और दुकान से सामान भी लेने जाना है तो 4 हाथ पांव से चौपाए के समान चल के जाओगे। इतना बड़ा क्रूर। और हमारे आपके दादा दादी सीधे चल के नहीं निकले कि मारना है तो मार डाल, वो चौपाए बन के निकले। अंग्रेजों ने क्लियरली कहा था, हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी है कि हम जब राज करने यहाँ आए थे तो हमें बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि हम अमेरिका जब गए थे तो वहाँ के लोगों ने बंदूक उठा ली, हमारे लोगों पे हमले किए। उनको एक नेता मिला जॉर्ज वॉशिंगटन, उस वॉशिंगटन के नाम पर वॉशिंगटन एक शहर है वहाँ। जैसे हमारे यहाँ पर एक नेता मिला गांधी, उसने कहा एक पे मारे तो दूसरा आगे कर दो, एक का झंडा गिरा दे गोली मार के तो दूसरा झंडा पकड़ लो। अरे झंडे को उसके पेट में न घुसड़ दो, ऐसा नहीं सिखाया। झंडा मत गिरने दो, मुंडा गिरने दो। मुंडे टपक रहे, टक, एक मर गया, उन्हें दूसरा पकड़ लो। हमला नहीं करना, पलट के आंख मत दिखाना, आंखें नीचे रखो। वंदे मातरम। वंदे मातरम ने इतनी लाशें बिछा दी कि वंदे मातरम लिखा तो इसलिए गया था कि इनको फोड़ दो, इनको तोड़ दो, इन्हें भगा दो, बट वंदे मातरम का अलग तरीके से इस्तेमाल कर दिया गया। मेरे कहने के तात्पर्य को समझो। देश के नेतृत्व के समान बहुत कुछ फर्क पड़ता है, जैसे परिवार के नेतृत्व में पिता का फर्क पड़ता है, जो उसकी सोच और विचारधारा है वो आगे तक चलती है। बट बहरहाल हमारे देश के साथ जो हुआ, आप युवा हैं और आप देखिए आपके दादा दादी जितने डरपोक थे उससे कम डरपोक आपके मम्मी पापा है, चेक करो। बट फिर भी आज भी आपके मम्मी पापा जितना डरते हैं उससे कम आप डरते हो, चेक करो। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुलामी के जम्स धीरे धीरे मर रहे हैं और हमारी पीढ़ियां अब बहादुर बनने लगी। चेक करिए हो रहा है कि नहीं। और जितना आप बहादुर नहीं है, आपकी आगे आने वाली जनरेशन, देख रहे हो आप, आपके अतीजे भतीजे, आपके भैया दीदी के बच्चे, या आपकी शादी हो गई तो आपके बच्चे, वो आपसे तेज चल रहे हैं। और मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी दिन अपने दादा या दादी को अपनी गाड़ी, कार या बाइक पे या स्कूटर पे बिठा के जरा सड़क पर चल लेना। वो 1 किलोमीटर दूर का गड्ढा पीछे से दिखाएंगे, देखना देखना गड्ढा गड्ढा गड्ढा। तुम्हें गुस्सा आएगी कि यार मैं कोई आपके हड्डे थोड़ी तोड़ दूंगा, शांति तो धरो। इतने डरते हो दादा दादी तुम्हारे साथ, धीरे चलो दिन भर यही चिल्लाएंगे, धीरे चलो। आपके मम्मी पापा, उन्हें भी शिकायत है,
आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, तुम बहुत तेज चलते हो, किस दिन खतरे में पड़ जाओगे। आप उनसे कम डरते हो, आप में थोड़ी बहादुरी दिखने लगी, गुलामी के जम्स हैं बट थोड़े कम हो गए। और तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन, तुम में ताकत नहीं थी कि तुम्हारे बाप के सामने खड़े होकर के तुम शेविंग बना सको। आज भी ऐसे घर हैं जहां तुमने देखा होगा शायद तुम्हारे पिताजी अपने दादा दादी के सामने शेविंग नहीं बनाते थे क्योंकि शर्म आती थी, नजरों का लिहाज होता था। यानी डर और दहशत कहां तक घरों में भी थी। आज दादा या दादी इस कमरे में तो बाकी सब उस कमरे में। आज आमने सामने बैठ के गप्पे हो जाती, तुम थोड़ा सा खुल गए, फ्रेंडली बात करने लगे। तुम्हारी औलादें सामने नहीं बैठती, सिर पर बैठ के बात करती है। चेक करो तुम्हारी दीदी भैया जिनकी भी शादी हो गई हो, उनकी यदि औलादें हो गई हो तो जैसे ही वो घर पे आते हैं वो उनसे ऐसे बात करता है, मेरी चीज लाई कि नहीं। अब वो, अरे बेटा हम तो आइसक्रीम लाना भूल ही गए, इधर आ बैठ बैठ। सोफे पे बिठा लेगा, सिर पे चढ़ जाएगा, बाल पकड़ के ऐसे खींचेगा, अब लाएगा कि नहीं, अब भी चल के दिलाएगा कि नहीं, ला बेटा जाओ बेटा। तुम सबके बाल नीचे पड़े। यदि तुम्हारे भतीजा भतीजी है तो तुम्हें भी मारा ठोका गया है, उनके आतंकों से घबराए पड़े हो आप। आज भी तुम सोचते हो ये कैसी जनरेशन आ रही है यार, कैसी, वो प्योर आ रही है, तुम मिलावटी हो साले, तुम सब में जम्स मिले हुए हैं, वो प्योर आ रही है। आज आप देखो ना, आपको घर के बाहर खेलने में डर लगता है, वो घर से निकलता है तो ऐसे सीधे दौड़ता है कि 4 कारों में 4 बाइक में चू 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 ब्रेक लग जाता है, वो परवाह ही नहीं करता। आप यदि देखें कुल मिला के तो सीधी सी बात है, जब तक आप डिफेंड करते रहेंगे लोग ऑफेंड करेंगे। इसलिए जिंदगी में ऑफेंड करना, आक्रामक बनना, तीखा बनना शुरू करो जहां आवश्यक हो। पेशेंस की लिमिट पहले बढ़ाओ और जब लिमिट तुम्हें लगे क्रॉस हो गई है तब इस थ्योरी को अपनाएंगे।